हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जहरीले साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है एरोमेटिसिटी के बारे में देखा था। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। और उस लेक्चर के अंदर लास्ट में अपन ने स्टेबिलिटी की बात करी थी। अपन ने देखा था कि स्टेबिलिटी में कौन सा था। तो पहले स्टेबिलिटी आती है एरोमेटिक की, उसके बाद में आती है नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंटी एरोमेटिक जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। चलिए अपन एग्जांपल करते हैं, उससे अपन बात करते हैं। तो देखना, मैंने आपको पहले बताता हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है भाई अपने एरोमेटिसिटी के अंदर, है ना। एरोमेटिसिटी के अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है पहले एरोमेटिक की, उसके बाद कौन आता है भाई, उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है भाई? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होता है, ये बात अपन कर चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल देखिए। मैंने ऐसे लिखा, बताना इसके अंदर कौन स्टेबल है, या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ आप लोग मुझे कि कौन स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ये मैंने 3 एग्जांपल लिखे आपको। आप बताओ भाई इसके अंदर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा रहेगा। ठीक है, तो पहले आप कैसे पता लगाओगे? यही पता लगाना एरोमेटिक कौन सा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो पता करो भाई, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। यस, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। पाई जो इलेक्ट्रॉन वो कितना है, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। इसके अंदर देखो कंप्लीट रेजोनेंस है क्या? कंप्लीट रेजोनेंस नहीं, यानी ये नॉन एरोमेटिक है। ये अपने क्या होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इधर देखो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन अपन क्या कहता है भाई? एंटी एरोमेटिक। क्या कहता है अपन? एंटी एरोमेटिक। आप बताओ इसकी स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसे आएगी, देखो भाई, पहला आएगा एरोमेटिक, यानी 1 लिख दूं, उसके बाद में 2, बाद में 3। वही भाई एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और बाद में एंटी एरोमेटिक। ये अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ऐसा अगर आपको सवाल पूछा आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखना, ये जो एंटी एरोमेटिक होता है, ये एंटी एरोमेटिक डाइमराइज करता है। क्या करता है? डाइमराइजेशन करता है भाई, यानी खुद कुल मिलाकर हाईली अनस्टेबल है। तो कहीं के स्टेबल होने के लिए डाइमराइज करता है कंपाउंड को। कैसे देखना, जैसे मैंने ऐसा लिखा, ये 2 कंपाउंड है इनके, ये जो 2 मॉलिक्यूल है इसके, सेम वही मॉलिक्यूल, और इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये इस वाले बॉन्ड वाले को इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देता है, और दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ये दोनों आपस जुड़ जाता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, देखना आप समझना इस चीज को। कुछ ऐसा कंपाउंड बना लेता है ये। तो डबल बॉन्ड ये वाला, ये डबल बॉन्ड, और बीच में अपने आपस में जुड़ जाता है। देखो ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को डाइमराइज बोलते हैं। या जो प्रोसेस, ये प्रोसेस फिसिबल प्रोसेस है, आप नाम याद रखना, इट इज फिसिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? फिसिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये जो बन चुका है, ये देखना कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, और आपको पता भाई नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे? एंटी एरोमेटिक से। तो ये स्टेबिलिटी के लिए करता है, किसके लिए करता है भाई? स्टेबिलिटी की सारी बात करता है। तो डाइमराइज होकर ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है, कौन? एंटी एरोमेटिक। ठीक है दोस्त, ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें टॉप क्लास लेवल से। चलिए आगे अपन बात करते हैं, अपना जो नया टॉपिक है एरोमेटिसिटी को अपन यही खत्म करते हैं। अपना जो नया टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी। तो चलिए वो शुरू करते हैं। बात करते हैं अपन बॉन्ड एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई? बॉन्ड एनर्जी। आप जरूर से ध्यान रखना नाम चीजों को। अगला जो टॉपिक है अपना वो है बॉन्ड एनर्जी। इसी में पार्ट चलेगा अपना। ठीक है दोस्त, बॉन्ड एनर्जी, या फिर मैं इस बॉन्ड एनर्जी को और बोल सकता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, शॉर्ट में BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में क्या बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो नाम में लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं ना, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक्स बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। उसको अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। लो भाई, ये बात हो गई अपने बॉन्ड एनर्जी। सिंपल है ना, डेफिनेशन में कोई ऐसा है नहीं।
आपको कुल मिलाकर से मैं कोई कंपाउंड दे दूंगा, उस कंपाउंड में बॉन्ड को ब्रेक करना है, मैं 2-3 कंपाउंड दे दूंगा अलग अलग, फिर एक ही कंपाउंड के अंदर अलग अलग बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको अलग अलग बॉन्ड दे दूंगा, उनको ब्रेक करना है। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और कौन सा में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो चलिए एग्जांपल से बात समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा है, इसे एग्जांपल लिखा भाई मैंने ये वाला, ठीक है। इसमें देखना आप, मैंने एक बॉन्ड दे रखा है HA करके, एक मैंने ये बॉन्ड है और एक मैंने बॉन्ड दे रखा है HB करके। आप समझना चीजों को, एक बॉन्ड दे रखा है HA और एक बॉन्ड दे रखा है HB, यानी हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन मैंने नाम दे रखा है, ठीक है। अब आपको ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बेसिकली क्या करोगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करना है और आपको इसके अंदर बतानी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, यानी इसके अंदर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है, या फिर आपको ऐसा बताना है कि किस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, किसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखना इसके अंदर कुछ ऐसी कहानी है, आप जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो बॉन्ड जिसमें, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, कहीं ना कहीं उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। आप तो ऐसा मानिए, इसको ऐसा बोला गया भाई कि तू बॉन्ड ब्रेक कर दे और तू स्टेबल हो जाएगा, जैसे इतना काम कर ले तेरी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपको बोल दूं कि आप नीट और जे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बता दो आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लोगे, क्रैक करने का मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी जीवन के अंदर। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको बता दे आपको ये काम करना है, इसको भी बिल्कुल वैसा काम बोल दिया कि तेरे को उतना काम करना है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, तो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कितनी आती है या फिर कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, उसके बेसिस पर अपन क्या निकालेंगे, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो चलिए इसको आगे करते हैं अपन। तो देखिए भाई मैंने, देखना अब आप समझना इस चीज को, जैसे मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, आप बताना इस चीज को, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी, एक्सट्रीम में हीट दूंगा, इसको गर्म करूंगा, और जब गर्म करता हूं तो क्या बनता है, रेडिकल बनता है। जब मैं इसको हीट दूंगा तो क्या बनेगा दोस्त, रेडिकल बनेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्या बन जाएगा, रेडिकल बनता है। देखना इसके अंदर दो प्रोसेस, एक बार मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, एक बार मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेगी देखना। तो मैंने ऐसा लिखा है एक को, ठीक है भाई, एक रेडिकल यहां बन जाएगा, ये HB बॉन्ड लगा रखा अभी भी अपन ने, और एक स्ट्रक्चर ये बनेगी अपने इसके अंदर जिसमें HB बॉन्ड को ब्रेक कर रखा है, ये देखो ये हो गया अपने HA वाला सिस्टम। अब आपको इसके अंदर पता लगाना है कि कौन सा रेडिकल स्टेबल है, कौन सा रेडिकल अनस्टेबल है। कुल मिलाकर आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी फाइंड कर लो। रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, रेडिकल की स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले आपको रेजोनेंस देखना पड़ता है, रेजोनेंस के बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और बाद में आपको इंडक्टिव इफेक्ट। पहले आपको कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी बोलता है या फिर आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी बोलता है, आपको पहले रेजोनेंस से स्टेबिलिटी देखनी है, उससे बात नहीं बन रही है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखनी होती है, ठीक है। यहां पता लगाओ क्या रेजोनेंस हो रहा है, देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो रहा है भाई, कॉन्जुगेशन हो रहा है यानी रेजोनेंस हो रहा है। आप मुझे पता लगाओ, अगर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल, कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह पता लगाओ, ओ भाई साहब डबल बॉन्ड पर आ रहा है पॉजिटिव या फिर डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल। आपको मैंने बता रखा है डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव या फिर डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल सूटेबल नहीं होता है। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव या फिर डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है दोस्त, हाईली अनस्टेबल। मैं लिख दूं इस पर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। लो भाई ये वाली बात समझ आती है, कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है दोस्त। अब आप लोग मुझे बताओ, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी, इस HB की स्टेबिलिटी कम है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, पहले मैं इसमें क्या निकाल देता हूं, दोनों से मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल दो भाई। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी HA बॉन्ड को ब्रेक किया अपन है, तो HA की स्टेबिलिटी ज्यादा है HB से, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हो गया था, ये स्टेबल है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको स्टेबिलिटी आती है और एनर्जी और स्टेबिलिटी आपको रिलेशन पता ही है भाई, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। ये तो बात आप बचपन से जानते हो भाई, है ना। किसी कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी उतनी कम है, और कंपाउंड जितना अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। आप लोग मुझे बताओ क्या एनर्जी का ऑर्डर स्टेबिलिटी का उल्टा आएगा, यस एनर्जी का ऑर्डर स्टेबिलिटी का उल्टा आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड एनर्जी की,
तो मैं बात करता हूँ बॉन्ड एनर्जी, बताओ भाई, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बताओ ऑर्डर क्या आएगा इसका ऑर्डर आएगा HB इज ग्रेटर देन HA, यानी कुल मिलाकर जो कंपाउंड बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में कंपाउंड जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना कि अगर मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी वो स्टेबल हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी कंपाउंड स्टेबल बन रहा है, तो फिर उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो भी वो बाद में स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में कंपाउंड अगर अनस्टेबल हो जाता है तो कोई ना कोई उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हर कोई मॉलिक्यूल, हर कोई कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, आप उसको स्टेबिलिटी से दूर लेकर जा रहे हो, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो कंपाउंड अनस्टेबल बन रहा है। यहां तक कहानी क्लियर है? अपन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से सारी बातें और क्लियर हो जाएगी। कौन सी बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, या फिर किस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी? तो एक मैंने कंपाउंड ऐसा दे दिया, एक इलेक्ट बॉन्ड और एक बॉन्ड, यहाँ पर मैंने दिया आपको HA बॉन्ड, HC और HB, ये तीन मैंने आपको दे रखे हैं, बॉन्ड बना रखे हैं। हाइड्रोजन को आपको तोड़ना है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करना है, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, और फिर कितनी एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, यानी कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान है, कौन से बॉन्ड को तोड़ना कठिन है, ये आपको बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए भाई आप लोग, वही सेम प्रोसेस आप फॉलो करिए जैसे मैंने आपको बताया। जैसे देखना, एक तो मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, एक में इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, और एक में इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ। आप तीनों कंडीशन बनाओ पहले। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ फ्री रेडिकल लगाओ, यहाँ फ्री रेडिकल लगाओ और यहाँ लगाओ और स्टेबिलिटी का पता लगाओ। मैं पहले आपको एक बार पूरी ओपन स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कैसे कैसे बॉन्ड टूटेगा और क्या क्या कहानी बनेगी। आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए पहले आपको एक बार ओपन स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए भाई, जैसे मैं बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। पहले मैं HA को ब्रेक करता हूं, तो ये लगा रखा HB, ये लगा रखा HC, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा अपना रेडिकल, ठीक है। अगला बताओ भाई, जब मैं HB को ब्रेक करता हूं तो ये अपना, अच्छा ये तो ब्रेक हो गया था, तो यहाँ बन गया अपना रेडिकल, ये HA और ये HC, ठीक है। अब जब मैं HC को ब्रेक करता हूं तो कंपाउंड के जैसा बनेगा, देखो यहाँ बन गया रेडिकल, ये HA और ये अपना HB, ठीक है भाई। अब देखना इसके अंदर, पहले देखो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है क्या, यस, इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो डबल फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, यानी कॉन्जुगेशन हो रहा, यानी यहाँ रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये तो बात समझ में आती है। इस तरह बताओ, डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। और अगले वाले में बताओ भाई, इस तरफ कुछ भी नहीं है, देखना आप समझना, कंपैरिजन देखना आप लोग इन दोनों का। भाई ये तो अपना मान लिया कि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं, आप बता ही देना, तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। उसके बाद में ये तो हाईली अनस्टेबल, यानी सबसे लास्ट में चला जाएगा, सेकंड तो फिर बीच में कौन आएगा, बीच में आएगा थर्ड वाला, बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है ना। या फिर मैं ऐसा बोल दूं अल्फा कार्बन की, अगर आप अल्फा कार्बन निकालते हो तो कहीं ना कहीं हल्का सा स्टेबल आ रहा है, लेकिन इससे कम स्टेबल है, ठीक है। ये तो अनस्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल, और बिल्कुल स्टेबल नहीं, अपन स्टेबल लिख दी। स्टेबिलिटी का जस्ट ऑपोजिट कौन होता है, एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो किसकी ज्यादा होगी एनर्जी, सेकंड वाले की, देन थर्ड वाले की, और बाद में फर्स्ट वाले की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगी और इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। क्या आपको निकालना है प्रोसेस, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जरूर से ट्राई करना। मैं बॉन्ड को ब्रेक करिए आप लोग, इनके अंदर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको देखना भाई, पहले फर्स्ट ऑर्डर आप डायरेक्ट कर सकते हो इस बार। तो जैसे ना, पहले मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर बनेगा रेडिकल, बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा, और बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा। अब रेडिकल की स्टेबिलिटी पता लगाओ भाई। देखो वैसे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, या फिर नंबर ऑफ आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो। देखो कंपाउंड में ऐसा बना दो एक बार, ये कंपाउंड में ऐसे बना रहा हूं, ये कहानी है भाई, यहाँ पर लगा रखा रेडिकल, ठीक है। तो अल्फा कार्बन एक ये और एक ये अल्फा कार्बन, ठीक है। इस तरफ देखना, इस तरफ अल्फा कार्बन ये दो होगा और इस तरफ अल्फा कार्बन अपने ये एक ही होगा। आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन 2 डिग्री की, और बाद में 1 डिग्री की। ये बात अपने हाइपर कॉन्जुगेशन से करी थी। आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो यहाँ से, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके स्टेबिलिटी पता लगाओगे। तो पहले कौन आएगा, स्टेबिलिटी की बात करता हूँ मैं पहले। तो स्टेबिलिटी आएगी पहले
स्टेबिलिटी में पहले आएगा HA, उसके बाद में HB, और बाद में कौन आएगा भाई अपने HC। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और स्टेबिलिटी के ऑपोजिट या फिर इनवर्सली कौन होता है, वो होता है एनर्जी। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वो आएगा अपने भाई HC, देन HB, और बाद में आएगा HA। आप समझना इस प्रोसेस को कि जो रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ना उतना आसान है, फिर उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। आप समझ गए इस चीज को। जो कंपाउंड या फिर जो रेडिकल जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जितना हाईली अनस्टेबल होगा, उसके बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर हाईली अनस्टेबल HC है, बॉन्ड एनर्जी उसकी सबसे हाईएस्ट है। समझ गया प्रोसेस को। आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो, स्टेबिलिटी के जस्ट ऑपोजिट कर दो आप एनर्जी के ऑर्डर को। इधर देखिए इस एग्जांपल में वापस वही प्रोसेस करता हूं मैं, आपको बॉन्ड को ब्रेक करता हूं। तो मैंने बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, रेडिकल बनेगा एक यहाँ पर, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा एक रेडिकल बनेगा यहाँ पर, और इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो एक रेडिकल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर बनाऊं वापस, एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखिए एक रेडिकल यहाँ बना था अपने, और एक रेडिकल यहाँ बनेगा, और एक रेडिकल अपने तो हट गया था, तो एक रेडिकल अपने यहाँ बनेगा। अब आप पता लगाओ भाई, ये तो देखो जो HCA हाईली अनस्टेबल बोल दूं मैं, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा, या फिर पहले मैं स्टेबिलिटी बता दूं, बोले कुछ भी कर लो आप, स्टेबिलिटी निकाल लो से बॉन्ड देख लो। ऐसा देखो ये वाला तो हाईली अनस्टेबल है, और जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा कहीं ना कहीं उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। पहले मैं लिख दूं HC, उसके बाद देखना इधर देखो HA वाले पोर्शन के अंदर, HA में देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस यानी कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जब स्टेबिलिटी ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ये देखो बेचारा, इसको इस वाले में देखना HB वाले के अंदर, तो HB वाले में ये कुछ भी नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बात कर सकता हूं उससे, या फिर ऐसा बोल दूं कॉन्जुगेशन नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं है, इन दोनों के बीच में आएगा स्टेबल अनस्टेबल, ये ठीक ठाक वाला स्टेबल, माइल्ड स्टेबल बोल दूं, ये आएगा अपने HB। ये आ गया अपने डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। आप चाहे स्टेबिलिटी का निकाल दो, पहले स्टेबिलिटी से बात कर लो, या फिर बॉन्ड एनर्जी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इस एग्जाम्पल और बात करते हैं। तो बॉन्ड को ब्रेक करो भाई, एक बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ रेडिकल आएगा, बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ रेडिकल आएगा, और एक बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ रेडिकल आएगा। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड में फ्री रेडिकल, ये भी कम स्टेबल, डबल बॉन्ड में रेडिकल भी कम स्टेबल, ये ठीक ठाक वाला बोल दूं। तो स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो कौन आएगा पहले, स्टेबिलिटी में पहले आएगा HB, देन HC, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूं, और बाद में आएगा HA। ये आ गया अपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करते हो तो जस्ट रिवर्स कर दो आप लोग, HA HC देन HB, ये आ गया इसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है दोस्त, क्या यहां तक आपको बॉन्ड एनर्जी निकालना है ना? कंप्लीट बात यहां तक पूरी। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में देखा था। हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली होता है किसमें, कार्बोकैटायन के अंदर, कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर, और एल्कीन के अंदर, इन तीन कंपाउंड्स के अंदर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी आप कैसे निकालते हो, अल्फा एच से, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन से बताना है कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। चलिए वो देखते हैं, है ना, एक दो एग्जांपल करते हैं रिवीजन के फॉर्मेट में। ठीक है भाई, क्योंकि क्वेश्चंस करना जरूरी है, दिमाग में सारी बात बैठनी चाहिए। अगर बात आपके दिमाग में बैठ गई तो एग्जाम में अपन हारेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जो है एक दो एग्जांपल देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको स्टेबिलिटी बतानी है, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, सेकंड एग्जांपल लिखिए आप लोग। और ये थर्ड एग्जांपल देखिए भाई, ऐसा लिख दो। ओके, आप इसके स्टेबिलिटी बताओ तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना, नंबर ऑफ अल्फा फाइंड कर दो और आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखना दोस्तों, में जो आपका एग्जांपल देंगे नाम आप लिखना, इसका नाम होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये मैंने आपको जब जीआई पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका नाम होता है सिस 2 ब्यूटीन। नाम याद रखना, ये एग्जांपल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आइसोब्यूटीन।
ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो आप इसको, है ना, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है और पूछता भी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इसकी निकालनी स्टेबिलिटी, ये मेन कॉन्सेप्ट रहेगा इसका। चलिए आप दोनों पता लगाओ, पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पता करो, अल्फा हाइड्रोजन सब स्टेबल निकाल सकते हो। इस तरफ देखो भाई अल्फा हाइड्रोजन कितने, तो ये तो देखो कार्बन से ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन और एक ये अल्फा कार्बन है। इधर आएगा 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। इधर इसमें देखिए अल्फा 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 और अल्फा कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन 3 6 और ये अपने 4, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरफ पता लगाओ, इस तरफ एक ये तो 1 और इधर जाएगा 2, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा भाई, ठीक है ओके। अब आप लोग पता लगाओ भाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन में देखना पहले आएगा 2 नंबर स्टेबिलिटी में, फिर कौन आएगा, फिर आएगा अपने फर्स्ट और बाद में आएगा थर्ड। ये अपना क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हो दोस्त, आसान है, ठीक है। इस तरफ देखना, इन दोनों में बात करता हूं मैं पहले, तो सिस और ट्रांस की बात करता हूं। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि सिस और ट्रांस में जो होता है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से, तो लिख दो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी की। भाई ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, या फिर ऐसा समझ लो क्यों ज्यादा होती है। तो देखो भाई मैंने आपको ऐसा बता रखा है कि जो सिस के अंदर क्या होता है, सिस के अंदर जो सेम ग्रुप होते हैं वो सेम ग्रुप दोनों एक साइड होते हैं। तो बड़े कोई भी बल्कि ग्रुप लगे वो अगर एक साइड है तो उनके बीच में डिस्टेंस कम है, और जब डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी सिस की कम हो जाएगी। ट्रांस के अंदर ऐसा बोल सकता हूँ कि कंपाउंड के अंदर कुछ इस डायरेक्शन में, जो सेम कंपाउंड होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, जो सेम ग्रुप है मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ऑपोजिट ऐसा डायरेक्शन भी अलग तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो उन बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन कम है, और जब रिपल्सन कम है तो सिस के कंपैरिजन में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी ये तो मैं लिख दे भाई ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस से। लेकिन आइसोब्यूटीन की क्या कहानी होगी, तो आइसोब्यूटीन ना समझना भाई दोस्त, ऐसे जैसे आइसोब्यूटीन में ऐसा बनाता हूं, तो आइसोब्यूटीन देखना ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करवाता हूं लेकिन देखना तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से यहाँ क्या नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यहाँ जंप करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है इसके अंदर देखना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, ये डबल बन चुका और ये नेगेटिव यहाँ आ चुका है। आप लोग पता लगाओ इसके अंदर जो एनायन बन रहा है, ये एनायन कौन सा, अभी देखो ये एनायन 1 डिग्री है और ये एनायन भी अपना 1 डिग्री है। कौन सा एनायन है इसके अंदर, ये एनायन 1 डिग्री है, ये एनायन 1 डिग्री, 1 डिग्री से 1 डिग्री एनायन अपने जा रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रांस की बात करता हूँ, आपको शायद फ्रेम में दिख जाएगा, ओके मैं यहाँ बना देता हूँ, छोटे ही बनाता हूँ स्ट्रक्चर। तो देखिए भाई ट्रांस में ऐसा होता है, तो जैसे देखो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, ये नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है, ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पर और ये जो बॉन्ड है ये चला जाएगा इस तरफ। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी देखना, ये यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव आ गया अपने यहाँ पर। पहले नेगेटिव जो था देखो, पहले नेगेटिव 1 डिग्री था, बाद में नेगेटिव हो गया अपने 2 डिग्री। आप समझना चीज को, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, यहाँ देखना लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। तो कार्ब एनाइन की बात करता हूँ, कार्ब एनाइन में 1 डिग्री कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है देन 2 डिग्री की और बाद में 3 डिग्री की। लेकिन अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करता हूँ तो वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और बाद में 1 डिग्री, जस्ट ऑपोजिट होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कार्ब एनाइन की, कार्ब एनाइन देखना 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर 2 डिग्री बाद में 3 डिग्री की, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये जो आइसोब्यूटेन है 1 डिग्री एनाइन है, यहाँ पर भी 1 डिग्री एनाइन है, यानी 1 डिग्री से 1 डिग्री में चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब अभी भी 1 डिग्री एनाइन है, बाद में 1 डिग्री एनाइन भी था, बाद में पहले भी 1 डिग्री एनाइन था और बाद में भी 1 डिग्री एनाइन है, ठीक है। इस तरफ देखना ट्रांस के अंदर पहले 1 डिग्री एनाइन था और 1 डिग्री एनाइन से 2 डिग्री एनाइन हो रहा है, यानी कहीं ना बोल दो स्टेबिलिटी से कम स्टेबल में जा रहा है ट्रांस में। यानी कुल मिलाकर ट्रांस की स्टेबिलिटी आइसोब्यूटीन से तो कम होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया अपना आइसोब्यूटीन। ये ऑर्डर आप जरूर से याद रखो भाई, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप जरूर से याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो यहां तक सारी बात क्लियर है भाई, ये अपन थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन का देख लिया। तो आगे अपन बात करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे HOH। आप समझना चीज को, हाइड्रोजिनेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हीट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मा, एनर्जी। हीट का मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, एनर्जी की ही बात करूंगा मैं इस बार भी, यानी एनर्जी ऊष्मा।
हिंदी में इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, यानी हाइड्रोजन को जोड़ने पर जो हीट निकलती है, जो ऊष्मा निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा और किसमें हाइड्रोजनेशन कम होगी। जैसे मैंने एग्जांपल एक ऐसा लिखा, ये लिखा मैंने एक, और एक मैंने ये लिखा डबल बॉन्ड, इसके अंदर आप समझना, दो डबल बॉन्ड है। आप लोग बताओ, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो गया? कि हाइड्रोजन को जोड़ना। यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, पाई बॉन्ड कितना? एक है, यहाँ पाई बॉन्ड दो है। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसके अंदर उसकी एनर्जी यानी हीट उतनी ज्यादा निकलेगी। हाइड्रोजन को ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन ज्यादा जोड़ेगा तो हीट भी उसकी ज्यादा निकलेगी। तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लेता हूँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखना कि HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, कि जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं उसकी HOH ज्यादा होती है। ये बात हो गई अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा यानी HOH भी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। लेकिन सेकंड बात करता हूं, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर सेम, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाए भाई? सेम हो जाए, तो फिर क्या कहानी होती है? तो फिर HOH इज डायरेक्टली, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ये आप जरूर से ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो फिर कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उसकी HOH उतनी ज्यादा होगी, यानी बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के। या फिर मैं कंपाउंड को लिख दूं एल्किन, एल्किन में चल जाएगा भाई, क्योंकि अपन बात सारी किस में करेंगे? एल्किन में करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखना, मैं कोई एग्जांपल देता हूं, इन दोनों में बात करूं तो HOH किससे ज्यादा होगी? इसकी HOH ज्यादा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखना आप लोग, जैसे मैंने ऐसे लिखा, एक डबल बॉन्ड ये लगा रखा और एक में मैंने डबल बॉन्ड ऐसा लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग मुझे प्रोसेस बताओ, देखना, जैसे मैं इस बॉन्ड को हाइड्रोजन जोड़ता हूँ तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और एक में यहाँ आएगा पॉजिटिव। लो भाई, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मैं सिर्फ ऐसा बोल सकता हूँ कि कंपाउंड में हाइड्रोजन जोड़ने के बाद में कौन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है भाई, जैसे हाइड्रोजन जोड़ने के बाद में बोल दो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम, तो फिर बोल दो HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तब ये बात कर रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम नहीं होता तो मैं पहले ये बात करता, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है उसकी हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। और सेकंड केस अगर पाई बॉन्ड सेम है तो फिर अपन ये बात करता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड सेम है। ऐसे देखना, अगर बोल दो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, ऐसा लिख दो, स्टेबल अगर ज्यादा हो जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी कम हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर इधर भी एनर्जी से ही बात करेंगे, एनर्जी को मैं हीट बोलता हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। कब? जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होगा तब। अगर उससे पहले बात करता तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं, उससे बात और क्लियर हो जाएगी। तो पहले आपको देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी, या फिर बोल दो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा उसका हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होता है फिर आपको स्टेबिलिटी का इनवर्स करना है, ठीक है। इधर देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, यानी मैं लिख दूं HOH का ऑर्डर, सबसे पहले कौन आएगा अपने? सबसे पहले आएगा HOH में फर्स्ट, उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद में आपको फिर डिस्कस करना पड़ेगा कि ऑर्डर कैसा आएगा। उसके बाद में कौन आएगा फिर देखो भाई, तो आपको पता लगाना स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ, अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो 10 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन आएगा आपका 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किससे ज्यादा भाई? स्टेबिलिटी थर्ड की ज्यादा है, तो HOH सेकंड की ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी का आपको जस्ट इन्वर्स करना पड़ेगा इसके अंदर जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होगा तो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था अभी आपको, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन में ऑर्डर आपको बताया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, वो आया था अपने 3 देन 1 और बाद में आया था 2। तो बॉन्ड फिर बोल दो HOH का ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो वो आएगा अपने 2, पहले सेकंड आएगा भाई, उसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट, और बाद में आएगा थर्ड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आइसोब्यूटेन की सबसे कम होती है। इसमें पता लगाओ, इसमें क्या करोगे? इसमें सेम प्रोसेस है। देखो भाई, पहले आप देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेकंड में ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी सेकंड की ज्यादा होगी। इधर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, इधर भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको देखना है स्टेबिलिटी का इनवर्स। इसमें देखो रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी रेजोनेंस हो रहा है। और जब रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है।
तो स्टेबिलिटी जिसकी कम है उसमें HOH ज्यादा होती है। तो थर्ड आएगा, उसके बाद में क्या आएगा भाई अपना फर्स्ट। ये अपना आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। क्या आपको निकालना है? एकदम आसान है दोस्त, कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टेबिलिटी निकालनी है बस। आपको पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम हो जाए तो आपको स्टेबिलिटी निकालनी है और स्टेबिलिटी का इनवर्स कर देना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। क्या यहाँ तक आने क्लियर है? अगला टॉपिक जो अपना है उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको बोलता है हीट ऑफ कंबसन। बेसिकली हीट ऑफ कंबसन क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, को जलाना है, बेसिकली कंबसन करवाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो CO2 और H2 बनता है, इस कंपाउंड के अंदर कंबसन ज्यादा होगा या फिर कंबसन की जो एनर्जी होती है वो किसमें ज्यादा होगी? वो कंबसन। तो कंबसन को अपन शॉर्ट में बोलते हैं HOC, हीट ऑफ कंबसन। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप कंबसन करवाते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करवाते हो ना, तो जो दहन का प्रोसेस है सारा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हैं। तो मैंने ऐसा कंपाउंड लिखा सकते ना, मेथेन का कंबसन करवा दूं तो एक तो बनता है उसके अंदर CO2 धुआं बन के निकल जाएगा, और ये क्या बनेगा अपने H2O, वाटर बनता है। ये दहन की अभिक्रिया आपने कंबसन की रिएक्शन आपने सभी को देख रखी है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन करवाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबसन किसमें ज्यादा होगा, कौन से कंपाउंड में कंबसन ज्यादा होगा? तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है जिसमें धुआं ज्यादा निकलता है ना। तो आपको इतना पता लगाना, आपको क्या निकालना, आपको निकालना हीट ऑफ कंबसन, किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें जलन ज्यादा होगी। तो ऐसा याद रखो भाई, जलन उसमें ज्यादा होती है जिसमें धुआं ज्यादा निकलता है। यहाँ पर जो CO2 होती है वो धुआं बन के उड़ जाता है, यानी जितना ज्यादा धुआं होगा, जितनी CO2 निकलेगी, उसकी कंबसन की एनर्जी या फिर हीट ऑफ कंबसन उसकी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि CO2 के अंदर जलन ज्यादा है तो धुआं ज्यादा है, और जब धुआं ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो कुल मिलाकर देखना, एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में, ठीक है, आपको कितना कार्बन आप देते हो, उस कार्बन से कितना CO2 बनता है, उसी के बेसिस पे बोलेंगे अपन कि कंबसन की एनर्जी कितनी ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर ये कार्बन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे HOC भी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिख दूं, HOC इज डायरेक्टली प्रपोज टू नंबर ऑफ कार्बन। तो देखना, HOC इज डायरेक्टली प्रपोज टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं उसमें HOC की वैल्यू ज्यादा होगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट फिर आएगा, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, भाई नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तो फिर क्या प्रोसेस होगा? तो फिर देखना, HOC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ये बिल्कुल सेम वैसे प्रोसेस है जैसा अपन अभी देखा था HOH के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ये अपन देखा था HOH के अंदर, वही सेम प्रोसेस हो जाएगा वापस। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप बताना मुझे किसमें HOC ज्यादा है, किसमें कम है। आसान है दोस्त, बहुत आसान है। ये लिखा मैंने, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, ओके, और थर्ड एग्जांपल। लो भाई, तो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो। नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर 5 है, 5 कार्बन। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 कार्बन है। ठीक है भाई, आप बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होता है, HOC की वैल्यू भी उसके अंदर ज्यादा होगी। ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा पहले सेकंड, देन HOC। ये ऑर्डर किसका है? HOC का सेकंड, उसके बाद में क्या आएगा अपने फर्स्ट, और बाद में आएगा अपना थर्ड। ठीक है, अब देखना, आपको यहाँ मैं एक फंडा बताता हूँ आपको, यहाँ आपको बताता हूँ रिंग की स्टेबिलिटी। रिंग स्टेबिलिटी, तो रिंग की जो स्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं 6 मेंबर की जो अपने रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर होती है अपने 5 मेंबर वाले की, फिर अपने होती है 4 मेंबर वाले की, और सबसे लास्ट में होती है अपने 3 मेंबर वाले रिंग की स्टेबिलिटी। अगर आपको 7 मेंबर की कोई रिंग दे दे, अगर आपको 7 मेंबर की हेप्टेन की कोई रिंग दे दे, तो उसकी स्टेबिलिटी 6 वाले से कम होती है। ध्यान रखना भाई, 7 मेंबर, ये 6 मेंबर की है, 5 4 3 मेंबर की। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी अपने कम होती है, आप जरूर से ध्यान रखना भाई, ये प्रोसेस आप जरूर ध्यान रखना। अगर 7 मेंबर की कोई भी रिंग दे दे तो उसकी स्टेबिलिटी 6 वाले से कम होती है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? 6 वाले की। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपने ये आ गया भाई, और जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपको सेम दे दे, तो फिर आप क्या प्रोसेस लगोगे? फिर आपको प्रोसेस रखना पड़ेगा स्टेबिलिटी के ऑपोजिट या स्टेबिलिटी के इनवर्स। जैसे मैं अगर रिंग की बात करता हूं, आपको एग्जांपल कराऊंगा मैं भी आपको, अगर स्टेबिलिटी नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो स्टेबिलिटी में 6 मेंबर वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर 5 मेंबर की, बाद में 4 मेंबर की और 3 मेंबर की। इसके अंदर था टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब होता है विरोध करना, कुल मिलाकर ना, एक दूसरे को ऐसे ऑपोजिट, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजना, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है भाई। ठीक है, स्ट्रेन आ जाता है। देखिए दोस्त, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से समझना आप क्या प्रोसेस है पूरा। तो 6 मेंबर की रिंग है,
इधर 5 मेंबर की रिंग दे रहा हूँ आपको, और इधर मैंने आपको दी 4 मेंबर की रिंग। अब एचओसी का ऑर्डर पता लगाओगे इसके अंदर, तो एचओसी का ऑर्डर पता लगाने के लिए पहले आप क्या करोगे, पहले आपको देखना नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन देखो भाई 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन है, यानी पहला कॉन्सेप्ट अपना फेल है। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एचओसी। इधर देखना स्टेबिलिटी 6 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है और 4 मेंबर की रिंग है। स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी पहले इसकी ज्यादा है फिर इसके बाद में इसकी। तो अगर मैं एचओसी का ऑर्डर पूछूं, एचओसी का वो ऑर्डर आएगा अपने 3 देन 2 और बाद में आएगा अपना 1। ये किसका ऑर्डर है, हीट ऑफ कंबसन का, ठीक है, ये अपना ऑर्डर आ गया। अब देखना मैं एग्जांपल में आपको और करवाता हूं, जैसे मैंने आपको ब्रांचिंग वाली बात दी थी, कोई भी आपको स्ट्रक्चर दी ब्रांचिंग वाली, इसमें एक ब्रांच है, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, और इसके अंदर डबल ब्रांच है। तो देखना ब्रांचिंग की बात मैं आपको करता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड और ये थर्ड। आप समझना इस चीज को, ब्रांचिंग वाले कॉन्सेप्ट को, कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है, देखना इफ ब्रांचिंग अगर बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देखना स्टेबिलिटी की बात करता हूं, तो लीनियर कंपाउंड की स्टेबिलिटी, लीनियर कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये आप जरूर से देखना कि लीनियर कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो ब्रांच वाले से ज्यादा होती है। अब आप इसके अंदर पता लगाओ, देखो नंबर ऑफ कार्बन, देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन 5 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इतना सेम है। तो फिर आपको देखनी स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो स्टेबिलिटी देखो भाई, स्टेबिलिटी लीनियर की ज्यादा होती है, लीनियर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी एचओसी उसकी कम होगी। एचओसी का ऑर्डर लिखो, या फिर मैं स्टेबिलिटी का लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए भाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, इसके अंदर पहले आएगा अपने सेकंड, देन कम ब्रांच है इसलिए फर्स्ट, और ज्यादा ब्रांच है लास्ट में थर्ड। ये अपने केस का हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर आपको एचओसी का ऑर्डर निकालना है तो जस्ट इसका, अगर आपको एचओसी का ऑर्डर निकालना है, आप जस्ट इसका क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दो भाई, तो 3 देन 1 और बाद में आएगा अपना 2। ये अपना ऑर्डर आ गया एचओसी का। क्या यहां तक सारी कहानी क्लियर है मेरे भाई मेरे दोस्त, एकदम टॉप क्लास लेवल से। अपन ने बहुत सारी बातें करी, अपन ने बॉन्ड एनर्जी देखा, उसके बाद अपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और सबसे लास्ट में अपने हीट ऑफ कंबसन की बातें करी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में सवाल पूछता है, तो इनके अपने, तो इनकी प्रैक्टिस करिए भाई आप, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं। तो आज के लिए इतनी, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।